हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पहले मैंने जो है 2 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे आप यूकेएसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या आप यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। ये जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये सीरीज़ आप जो है कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो आप जो है यहाँ पे इसको फिर मैं आगे के नेक्स्ट पार्ट भी यहाँ पे लेके आऊँगा। बेसिक एकदम इजी वे में हम इसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो जो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास है, उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत सर्वप्रथम एटकिंसन द्वारा लिखा गया है। उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कटोच, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट और शिव प्रसाद डबराल, केपी नौटियाल आदि को जाता है। तो सबसे पहले उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया था एटकिंसन के द्वारा। उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है यशवंत सिंह कटोच को, यशोधर मठपाल को, मदन मोहन जोशी को और मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल और केपी नौटियाल आदि को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरिद्वार के बहादराबाद में ताम्र उपकरण व मृदभांड की खोज 1951 ईस्वी में हुई और 1953 ईस्वी को यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहादराबाद में पाषाण उपकरणों एवं मृदभांडों की खोज की थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण, स्केपर्स, छैनी, कनी आदि को इतिहासकारों ने फ्लैग वर्ग में के अंतर्गत रखा है। हटवाल घोड़ा शैलचित्र अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुए और ठडुंगा शैलचित्र उत्तरकाशी जिले से प्राप्त हुए। द्वाराहाट से मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैलचित्र के अवशेष प्राप्त हुए थे। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हैनवुड को माना जाता है। इन्होंने 1856 ईस्वी को देवीधुरा से महापाषाण कालीन अवशेष खोज किए थे। यहाँ पे जो हैनवुड हैं, इनको जो है हेनरी रैमजे के द्वारा यहाँ पे नियुक्त किया गया था 1856 में। सबसे पहले इनके द्वारा देवीधुरा में महापाषाण कालीन पुरावशेष की खोज की गई थी। रामगंगा घाटी में महापाषाण कालीन अवशेषों की खोज की गई और ये की गई थी यशोधर मठपाल द्वारा। रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कपमार्क्स ओखली की खोज की गई और ये भी खोज की गई थी यशोधर मठपाल के द्वारा। मेहरू उडियार रामगंगा घाटी में स्थित है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनखल गांव में 1998 ईस्वी को एमपी जोशी व डीएस नेगी के संरक्षण में उत्खनन करवाया था। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल में 1999 ईस्वी को हुई और मंगोली शैलचित्र का संबंध नैनीताल से था। 1986 में अल्मोड़ा जनपद से भी एक ताम्र उपकरण की खोज हुई थी। मोरध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 ईस्वी में एम मरखम द्वारा किया गया था। 1919 और 20 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा संस्कृति की खोज भी की थी। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से मिलता है। कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। बाड़वाला या जगत ग्राम में 4 जो है अश्वमेघ यज्ञ होने के का विवरण मिलता है, जिसमें एक गुप्तकालीन राजा शिव भवानी का जिक्र मिलता है। हरिपुर नामक पुरास्थल देहरादून जिले में स्थित है और मतिपुर नामक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पड़ता है। एक बार इनको हम देख लेते हैं और इसको मैंने जो है एक जो है अलग से भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसको भी मैंने जो है फर्स्ट पार्ट इसी में अपलोड कर रखा है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब इसको हम एक सार में देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के इतिहास को सर्वप्रथम लिखा गया था एटकिंसन के द्वारा। उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय है यशवंत सिंह कटोच को, यशोधर मठपाल को, मदन मोहन जोशी को, मदन भट्ट को, शिव प्रसाद डबराल को, केपी नौटियाल को। 1851 में जो है
1951 ईस्वी में हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र उपकरण व मृदभांड की खोज हुई। और 1953 ईस्वी में यज्ञोदय शर्मा ने जो है हरिद्वार के बहादुराबाद से पाषाण उपकरणों और मृदभांडों की खोज की थी। कब की थी? 1953 में। और किसने की थी? यज्ञोदय शर्मा ने की थी। हरिद्वार के बहादुराबाद से पाषाण उपकरणों और मृदभांडों की खोज। हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र उपकरण और मृदभांड की खोज 1951 में हुई थी। उत्तराखंड से जो है उपकरण मिले थे, स्क्रेपर्स, छेनी, कनी आदि, और इतिहासकारों ने इन्हें जो है फ्लैट वर्ग के अंतर्गत रखा था। उत्तरकाशी जनपद से हटवाल घोड़ा शैलचित्र अल्मोड़ा से, और उत्तरकाशी जनपद से जो है ठडुंगा शैलचित्र प्राप्त हुए थे। अल्मोड़ा से कौन सा? हटवाल घोड़ा शैलचित्र, और उत्तरकाशी से कौन सा? ठडुंगा शैलचित्र प्राप्त हुआ था। द्वाराहाट में मुनियों के ढाई पर्वत, द्वाराहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैलचित्र के अवशेष प्राप्त हुए थे। सबसे पहले यहाँ पे उत्तराखंड में पुरातत्व का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है W.J. हैंडवुड को। किसको? W.J. हैंडवुड को कहा जाता है। और 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। W.J. हैंडवुड को फ्रेंड्स 1856 में कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, और इन्होंने सबसे पहले जो है जो है हैंडवुड को यहाँ पे नियुक्त किया था। और इन्हीं के शासनकाल में यानी 1856 में इन्हीं के शासनकाल में प्रागैतिहासिक काल की खोज की गई थी उत्तराखंड में। जो हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हैंडवुड को कहा जाता है, यानी W.J. हैंडवुड को कहा जाता है। 1856 ईस्वी को देवीधुरा से क्या मिले थे? महापाषाणकालीन पुरावशेष की खोज हुई थी। 1856 में कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे ने क्या किया था? W.J. हैंडवुड को नियुक्त किया था, जिसको हम क्या मानते हैं? उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक मानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज हुई, और ये किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। उसके बाद रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कपमार्क्स ओखली की खोज की थी, और ये खोज भी किसने की थी? यशोधर मठपाल ने। यहाँ पे जो है मेहरू उड्यार रामगंगा घाटी में स्थित है। बाकी अन्य मैं बता दूं आपको, यशोधर मठपाल के द्वारा खोज की गई थी। तो फड़का नौली की खोज की गई थी, जिसमें 3 शैलाश्रय पाए गए थे 1985 में, ये भी यशोधर मठपाल ने खोज की थी। पेटसाल खोज की थी, तो यहाँ पे जो खोज हुई थी 2 शैलाश्रय मिले थे 1989 में, और ये भी यशोधर मठपाल के द्वारा खोज की गई थी। लोथाप, यहाँ से भी 3 शैलाश्रय खोज की गई थी, और ये जो है आपके अल्मोड़ा से थे यशोधर मठपाल। ये भी सभी अल्मोड़ा जनपद में है, और लोथाप की खोज भी की थी यशोधर मठपाल ने। फल सीमा, ये भी आपका अल्मोड़ा जनपद में है, और इसमें जो है योग व मुद्रा में और नृत्य मुद्रा आकृति वाली मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई, और इसकी खोज भी की थी यशोधर मठपाल के द्वारा। आगे देखेंगे, कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनकल गांव में 1998 ईस्वी को MP जोशी व DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन करवाया था। किसने करवाया था? कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनखल गांव है, और MP जोशी और DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन हुआ था। कहाँ पे? धनखल गांव में 1998 में। कहाँ पे? रानीखेत के पास है धनखल गांव। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक जो प्राचीन उपकरण है ये है लौह फलक। क्या है? लौह फलक। 5 ताम्र आकृतियाँ मिली थी, तो आकृतियों की खोज हुई थी सबसे पहले नैनीताल में, ये हुई थी 1999 ईस्वी को। और मंगोली शैलचित्र का संबंध भी किससे था? नैनीताल से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन बनेगा कि मंगोली शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है या कहाँ से है? ये था नैनीताल से। 5 ताम्र मानव आकृति की खोज कहाँ हुई थी? नैनीताल में हुई थी 1999 ईस्वी को। 1986 में अल्मोड़ा जनपद से एक ताम्र उपकरण की खोज हुई थी। 1986 में अल्मोड़ा जनपद से क्या मिला था? एक ताम्र उपकरण की खोज की गई थी। और मोर ध्वज में उत्खनन का कार्य हुआ 1887 ईस्वी में।
और ये किसके द्वारा किया गया था? एम मरखम के द्वारा किया गया था। तो एम मरखम के द्वारा 1887 ईस्वी में मोरध्वज में उत्खनन का कार्य किया गया था। 1919 से और 20 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा संस्कृति की खोज भी की थी। तो 1919 और 20 में दयाराम साहनी ने क्या किया था? उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया। और 1921 ईस्वी में इन्होंने क्या की थी? हड़प्पा संस्कृति की खोज भी की थी दयाराम साहनी ने। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला है कसार देवी से। कसार देवी मंदिर यह आपका अल्मोड़ा जनपद से यह मंदिर जो है अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर जो है एक कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। और इस मंदिर से जो है क्या मिला था? 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से क्या मिला था? 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ था। कश्यप पहाड़ी पे स्थित है और अल्मोड़ा से ये 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। बाड़वाला या जगतग्राम में 4 अश्वमेध यज्ञ कराए गए, जिसका विवरण गुप्तकालीन राजा शिव भवानी का जिक्र मिलता है। क्या? बाड़वाला या जगतग्राम में 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसमें विवरण मिलता है गुप्तकालीन राजा शिव भवानी का। हरिपुर नामक पुरास्थल देहरादून जिले में स्थित है और मतिपुर नामक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित है। तब मतिपुर नामक पुरास्थल कहाँ पे आपका? यह है उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। और हरिपुर नामक पुरास्थल कहाँ पे? यह है देहरादून जिले में। आगे आएंगे हम चित्रित धूसर मृदभांड। क्या है? चित्रित धूसर मृदभांड। तो चित्रित धूसर मृदभांड ये ऊपरी गंगा घाटी में ताम्र संस्कृति के पश्चात चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का समय था, क्योंकि उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी के थापली यानी श्रीनगर, यमुना घाटी के पुरोला से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। थापली व पुरोला से प्राप्त मृदभांडों पर काले रंग के अनेक प्रकार के चित्र क्षैतिज व अनुलंब रेखाओं में चित्रित हैं। इतिहासकार बीबी लाल ने चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को महाभारत कालीन बताया और भारत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। उत्तर भारत की तरह उत्तराखंड क्षेत्र में भी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को लौह युग के प्रचलन का श्रेय जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले देखेंगे कि ऊपरी गंगा घाटी में ताम्र संस्कृति के पश्चात यानी बाद में जो है धूसर मृदभांड संस्कृति का समय था। क्या था? ताम्र संस्कृति के बाद क्या था? धूसर मृदभांड संस्कृति का समय था, क्योंकि उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी के थापली यानी श्रीनगर, यमुना घाटी के पुरोला आप सभी जानते कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी जनपद में। तो धूसर मृदभांड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। थापली व पुरोला से प्राप्त मृदभांडों पर क्या थे? काले रंग से अनेक प्रकार के चित्र क्षैतिज व अनुलंब रेखाओं में चित्रित किए गए थे। जैसे थापली और पुरोला से जो प्राप्त मृदभांड हुए थे उन पे काले रंग के अनेक चित्र क्षैतिज व अनुलंब रेखाओं में खींचे गए थे। इतिहासकार बीबी लाल ने चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को महाभारत कालीन बताया था। क्या बताया था? इतिहासकार थे बीबी लाल और इन्होंने जो चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए थे? थापली श्रीनगर से, यमुना घाटी पुरोला से। तो ये जो प्राप्त हुए थे धूसर मृदभांड, इनको बीबी लाल ने जो है महाभारत कालीन बताया था। भारत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। उत्तर भारत की तरह उत्तराखंड क्षेत्र में भी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को लौह युग के प्रचलन का श्रेय जाता है। क्या जाता है? उत्तर भारत की तरह उत्तराखंड क्षेत्र में जो भी चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए वो भी क्या है? लौह युग के प्रचलन का श्रेय इनको जाता है। अब आ जाते हैं महासम संस्कृति। महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई। यहाँ लगभग 200 कप मार्क्स ओखली 12 समानांतर पंक्तियों में खुदे मिले। महासम संस्कृति की खोज 1887 ईस्वी में रिबेट कार्नक द्वारा की गई थी। कप मार्क्स का संबंध
महासम संस्कृति से है, जिनका सर्वप्रथम उल्लेख कार्नक ने किया था। एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महासमकालीन कवमार्क्स को 7 भागों में विभाजित किया और टोक एवं मूल्य जनजाति को महासमकालीन बताया था। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से डॉक्टर यशोधर मठपाल ने 73 कवमार्क्स खोजे थे। देवीधुरा में कवमार्क्स की खोज डॉक्टर एमपी जोशी ने की थी और गोपेश्वर के समीप मंडल तथा पश्चिमी नयार घाटी में ग्वाड़ आदि स्थानों पर कवमार्क्स की खोज डॉक्टर यशवंत कटोच ने की थी। शिष्ट महासम संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी और विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर बने ओखली आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कवमार्क्स कहे जाते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा, जिनको गांव में उडियार भी कहा जाता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, काफ़ी बड़े, और इनके नीचे जैसे मतलब थोड़ा बहुत रहने के लिए जगह होती है। कोई कोई बड़े होते हैं जिनके नीचे पहले के लोग रहते थे, और आज भी आपने देखे होंगे गांव में, अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपने देखे होंगे, और उनमें जो है इस तरह से कवमार्क्स पाए जाते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारी इस तरह के ओखल बनी होते हैं, जिस तरह से गाँव में ओखली होती हैं, उरख्याल जिसको कहते हैं, तो आपने देखा होगा इस तरह से बने होते हैं उनमें भी। तो सबसे पहले अब आ जाते हैं महासम संस्कृति। अगर आपने गांव में रहे होंगे या गांव से बिलोंग करते हैं या आप आना जाना है तो आपने देखे होंगे उड़ियार देखे होंगे और उनके ऊपर ओखली देखे होंगे, और बचपन में आपने वहाँ पे खेला भी होगा। तो महासम संस्कृति तो हमने देखा था। महासम संस्कृति से संबंधित क्या मिले थे? द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई, क्या हुई? महासम संस्कृति संबंधित आकृतियाँ द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई, और यहाँ से क्या मिले? लगभग 200 कवमार्क्स ओखली मिली जो 12 समानांतर पंक्तियों में खुदे मिले। कैसे मिले? 200 तो कवमार्क्स मिले, कवमार्क्स यानी ओखली, और कैसे मिले? 12 समानांतर पंक्तियाँ। समानांतर आप सभी जानते हैं, पैरेलल। इसके बाद महासम संस्कृति की आकृतियों की खोज कब की गई और किसने की? ये की थी 1887 ईस्वी में रिबेट कार्नक ने। महासम संस्कृति की आकृतियों की खोज किसने की? 1887 में की। किसने की? रिबेट कार्नक ने की थी। कवमार्क्स का जो संबंध है वो महासम संस्कृति से है। किससे है? कवमार्क्स का जो संबंध है वो महासम संस्कृति से है, जिनका सर्वप्रथम उल्लेख कार्नक ने किया था। तो किसने उल्लेख किया था? कार्नक ने उल्लेख किया कि जो कवमार्क्स का संबंध है वो महासम संस्कृति से है। एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महासम संस्कृति महासमकालीन कवमार्क्स को 7 भागों में बांटा था। विवाद और जो थे टोक व मूल्य जनजाति को महासमकालीन बताया गया था। एमपी जोशी ने कुमाऊं से जो महासमकालीन कवमार्क्स मिले उनको कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। जो टोक एवं मूल्य जनजाति को महासमकालीन बताया था। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से डॉक्टर यशोधर मठपाल ने 73 कवमार्क्स खोजे थे। तो डॉक्टर यशोधर मठपाल ने 73 कवमार्क्स कहाँ से खोजे थे? पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से। देवीधुरा में कवमार्क्स की खोज किसने की थी? डॉक्टर एमपी जोशी ने की थी। गोपेश्वर के समीप मंडल तथा पश्चिमी नयार घाटी में ग्वाड़ आदि स्थानों पर कवमार्क्स की खोज किसने की? ये की थी डॉक्टर यशवंत कटोच ने। शिष्ट महासम संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर बने ओखली आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कवमार्क्स कहे जाते हैं। तो जो बड़े बड़े क्या होते हैं? चट्टान होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े उडियार जिन्हें हम कहते हैं, तो वहाँ पे जो गोल गोल गड्ढे होते हैं, गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में क्या कहा जाता था? कवमार्क्स कहा जाता था। आ जाते हम उत्तराखंड की पूरा प्रजातियाँ। सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास कोल प्रजाति। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कोल माना जाता है। कोल प्रजाति के लोग दिखने में कैसे होते हैं? कुरूप और भद्दे होते हैं। पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या शबर नाम से मिलता है। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ
लिंग पूजा भी करती थी। कुमार और कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है और इसी प्रथा में भूतांत्रिक प्रभाव दिखाई देता है। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुमार और कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है और इस प्रथा में भूतांत्रिक प्रभाव देखने को मिलता है। नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। कोल प्रजाति उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कोल प्रजाति को माना जाता है। कोल प्रजाति के लोग दिखने में कैसे थे? कुरूपुर भद्दे होते थे। पुरासाहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड्या सबर नाम से मिलता है। कोल प्रजाति जो है नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करती थी। कुमार या कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती थी और इस प्रथा में भूतांत्रिक प्रभाव देखने को मिलता था। नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है और शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंड जाति को भारत हिमालय क्षेत्र की जो है प्राचीनतम जाति मानते हैं। तो कौन मानता है? कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति कौन मानता है? ये मानते हैं शिव प्रसाद डबराल। आगे आएंगे किरात प्रजाति पे। तो किरात प्रजाति कोल के बाद उत्तराखंड में जो है किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को भील कहा गया और इनकी भाषा या बोली मुंडा एवं इनका मुख्य खाद्य सत्तू था। किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक जाति थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान में हुआ जिसे शिवप्रयाग भी कहा जाता है। बाणभट्ट की कादम्बरी रचना में हिमालय में किरातों के निवास की पुष्टि करती है और कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। वर्तमान में अस्कोट और डीडीहाट नामक स्थान में किरातों के वंशज रहते हैं। जॉर्ज गियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। तो सबसे पहले किरात प्रजाति तो कोल के बाद उत्तराखंड में आधिपत्य हुआ था। किनकी आधिपत्य की जानकारी मिलती है? किरातों की। किरातों को क्या कहा जाता था? किन्नर या कीर भी कहा जाता था। स्कंद पुराण में किरातों को भील, इनकी भाषा स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया? भील कहा गया। इनकी भाषा या बोली मुंडा और इनका मुख्य खाद्य क्या है? सत्तू था। तो इसका जो है किरातों की बोली या भाषा क्या है? मुंडा। इनका खाद्य पदार्थ क्या है? मुख्यतः वो है सत्तू। सत्तू आप सभी जानते होंगे, जो वगैरह भून के जो बनता है। किरात प्रजाति कैसी है? भ्रमणकारी है, पशुपालक है और आखेटक जाति है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने जो है अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था और किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान में हुआ जिसे शिवप्रयाग भी कहा जाता है। बाणभट्ट की कादम्बरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की यहाँ पे पुष्टि भी करती है और कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। वर्तमान में अस्कोट और डीडीहाट नामक स्थानों में किरातों के वंशज रहते हैं। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार किरातों को हिमालय क्षेत्र की जो है प्राचीनतम जाति मानते हैं। हमने देखा था जब हमने अध्ययन किया था कोल जनजाति से, तो वहाँ पे भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जनजाति माना जाता था शिव प्रसाद डबराल को। लेकिन अगर हम देखेंगे किरात जनजाति तो यहाँ पे माना जा रहा है जॉर्ज गियर्सन किरात को जो है हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम खस प्रजाति। खस प्रजाति किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है और खसों को 1885 ईस्वी में क्षुद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग जो है महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था। घर जमाई प्रथा और पशु बलि प्रथा जो है खसों में प्रचलित थी। खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी जिसे टिकवा प्रथा कहा जाता था। झटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे जिसे देवदासी प्रथा कहते थे।
गढ़वाल और कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार खसों के समय में हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे अब खस प्रजाति, तो ये जो उल्लेख मिलता है ये किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है और खसों को 1885 ईस्वी में क्षुद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। कब? किरातों के बाद कौन सा आया? ये आए थे खस प्रजाति। इनको जो है क्षुद्र वर्ग में कब सम्मिलित किया गया? 1885 में। महाभारत का जो सभा पर्व है के अनुसार खस लोग जो है महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति राज्य था। किसके अनुसार? राजशेखर की काव्य मीमांसा है, उसके अनुसार पता चलता है कि मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का क्या था? राज्य था। घर जमाई प्रथा और पशु बलि प्रथा खसों में क्या थी? प्रचलित थी। घर जमाई प्रथा आप सभी जानते हैं, तो घर जमाई प्रथा और पशु बलि प्रथा खसों में क्या थी? सामान्य थी। खसों की विधवा किसी भी पुरुष को, यानी अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो वो अपने घर में किसी पुरुष को भी रख सकती थी, जिसे क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था टिकुआ प्रथा। यानी जो स्त्री विधवा हो जाती थी, अगर वो चाहती तो वो किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, तो इस प्रथा को कहा जाता था टिकुआ प्रथा। झटेला प्रथा खसों में क्या थी? मौजूद थी। यदि इसमें क्या था कि किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती थी, यानी सपोज दैट कोई स्त्री अपने पहले पति को छोड़ के या पहले पति को छोड़ के दूसरे पुरुष से शादी करती थी और पहले पति की जो संतान थी तो वो संतान क्या कहलाती थी? तो पहले पति से उत्पन्न संतान को झटेला कहा जाता था। खस लोग जो होते थे अपनी जो सबसे बड़ी लड़की होती थी, यानी ज्येष्ठ पुत्री होती थी, इसको मंदिर में दान कर देते थे और जिसे क्या कहा जाता था? देवदासी प्रथा कहते थे। गढ़वाल और कुमाऊं में जब खसों का समय था तो समय बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ था। अब आ जाते हैं हम भोटांतिक या सोका प्रजाति। तो काली नदी घाटियों में रहने वाली भोटिया प्रजाति को सोका कहते हैं, जो एक व्यापारिक प्रजाति थी। 1962 में तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे और 1914 ईस्वी में हुए तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई थी। भोटांतिकों की अनेक उपजातियाँ थीं जो निम्न हैं: गरब्याल, गुंजियाल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल और दताल। भोटांतिकों की उपजाति जो है राठ या संगोत्र में विभक्त थी एवं राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे और इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। रड़बड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में है। भोटिया लोग धुरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में, जबकि घवला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में करते थे। भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंज कहा जाता था। अब इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले भोटांतिक या सोका प्रजाति, जो काली नदी घाटियों में रहने वाली भोटिया प्रजाति थी। भोटिया आप जैसे जानते हैं, तो भोटिया प्रजाति थी उसको कहा जाता था सोका, और ये कैसी थी? एक व्यापारिक प्रजाति थी। 1962 ईस्वी तक भोटिया लोग क्या कर सकते थे? तिब्बत से व्यापार करते थे और 1914 ईस्वी में तिब्बत और अंग्रेजों के बीच समझौता के आधार पर भोटिया जाति को क्या मिला था? तिब्बत से व्यापार करने की छूट मिली थी। भोटांतिकों की जो है अनेक उपजातियाँ हैं: गरब्याल, गुंजाल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती और कुटियाल और दताल। भोटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी। कैसे थी? भोटांतिकों की जो उपजाति थी ये राठ या संगोत्र में विभक्त थी। राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। रड़बड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में है। भोटिया लोग धुरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में, जबकि घवला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में होती थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, धुरमा देवता की पूजा जो है किसमें? वर्षा देवता के रूप में, और घवला देवता की पूजा जो है संपत्ति व्यापार के रूप में होती थी। रड़बड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों के बीच में था।
भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहते थे? कुंच कहा जाता था। तो भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने इसको कंप्लीट किया। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। हर एक पॉइंट को हमने काफ़ी इसको काफ़ी इजी लैंग्वेज में किया। और अगर आपको इसी तरह के अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।